नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका अग्निवीर वायु के स्पेशल वीडियो सीरीज में। मैं हूं प्रकाश और यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिनके आने के चांसेस हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपको स्पेशल फोकस करना है और इनको पढ़ के जरूर जाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस एक जनरल अवेयरनेस एक विशाल सागर है, सवाल तो कहीं से आ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये पढ़ लोगे तो आपको चांसेस कुछ हद तक आगे बढ़ जाएंगे। ये कोई क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली एयरफोर्स ग्रुप वाई में आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जैसा कि कहा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अग्निवीर वायु के। तो अग्निवीर वायु की जो तैयारी है, आशा करता हूँ आपकी अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी को अच्छे बढ़ाने के क्रम में आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन डैश रिवर। टेहरी डैम कौन से रिवर पर बना हुआ है? टेहरी डैम जो है वो कौन से रिवर पर बना हुआ है, ये सवाल है। ऑप्शन क्या है? एक्वायना, बी बनासागर, सी चंबल या डी भागीरथी। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। भागीरथी नदी जो है उसी पर टेहरी डैम बना हुआ है। कहाँ पे ये डैम है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये डैम स्थित है। इसे भारत का टॉलेस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम भारत का कहा जाता है। 260.5 मीटर यानी कि 260.5 मीटर इसकी जो हाइट है वो है। ठीक है, मतलब ये हाइट। और इसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो इसके 1978 में शुरू हो गया था, 2006 में ये डैम पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। तो काफ़ी लंबा वक्त लगा इस डैम को बनाने में। कहाँ पे है ये? टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है और टॉलेस्ट डैम है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन है? तो उत्तर क्या होगा? टेहरी डैम होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कहता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? ए चार्ल्स बेबेज को, बी हॉवर्ड एकिन को, सी जॉन वॉन्ग न्यूमन को या डी अलान टर्निंग को। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एलन टर्निंग। इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर का जो फॉर्म आज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी देन है। तो इन्होंने एक टर्निंग मशीन बनाई थी जिसमें क्या होता था कि एल्गोरिथम्स इन्होंने इस तरह के डेवलप किए थे कि जो कैलकुलेशन के एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक तरीके से जो हम डिजाइन करते हैं कि इसके बाद ये काम होगा, जो हम अपने घर में काम करते हैं, इसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। तो उस तरह को इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको सेट करके इस सिस्टम में डालने का काम किया था। ठीक है, इनका जन्म 1912 में इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल संख्या 3 पे आते हैं। कहता है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ऑप्शन क्या है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आता है, सवाल संख्या 4 कहता है कि अंडर विच लिस्ट सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्स। कौन से पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कौन से लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है या इन सभी में आती है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। तो यूनियन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या किस में आता है? वो स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जो राज्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके राज्य में जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छे से सुदृढ़ रूप से बना रहा है। तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे देश का स्ट्रक्चर वो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो पावर का डिवीजन है, कि किसके हाथ में सत्ता रहेगी या कौन कौन चीजें क्या क्या निर्णय ले सकता है, डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो जो होता है वो बटा होता है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर राज्य सरकार का कंट्रोल होता है, वो आते हैं किसमें? स्टेट लिस्ट में। जैसे कि एक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ चीज़ों पे उनका कंट्रोल रहता है। और कुछ चीज़ें आती है यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें आती है जिन पर सीधा कंट्रोल जो होता है वो केंद्र सरकार का, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार का यहाँ पे सीधा यूज होता है, सीधा उनका मतलब इंटरफेयर होता है उसमें। ये कुछ जो यूनियन लिस्ट की जो चीज़ें हैं उनमें जो स्टेट लिस्ट है वो दखलंदाजी उतना नहीं दे सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज हो गई। इसमें क्या होता है कि इसमें जो राज्य सरकार है वो इनकी दखलंदाजी नहीं होती, पूरी तरह से ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, यानी कि अगर कल को उत्तर प्रदेश चाहे कि हम नेबरिंग जो राज्य से युद्ध करेंगे या नेबरिंग देश से युद्ध करेंगे तो वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार के अधीन में है, भारत की सेना। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है? पब्लिक ऑर्डर आता है, मतलब कि जो पुलिस होती है वो आती है, हेल्थ आता है, सैनिटेशन हॉस्पिटल आता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें क्या आती है, वो स्टेट लिस्ट में आती है। साथ ही साथ अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, हाईवे कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, ये सब सारे इसमें आती है। स्टेट लिस्ट यहाँ पे नहीं आता है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, ये सब आता है। कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें होती है जिनमें कॉमन चीज़ें आती हैं, जो कि दोनों यहाँ पे मतलब जहाँ पे दोनों कानून यहाँ पे बना सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट होता है, एजुकेशन होता है, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन होता है, मैरिज होता है, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में आती हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें कुछ 96 टॉपिक आते हैं। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें कुछ 47 टॉपिक आते हैं। और स्टेट लिस्ट में कितने आते हैं ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये सब जो डिसाइड कैसे होता है, सब डिसाइड होता है भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में। जो 7वां शेड्यूल है, 7वां अनुच्छेद है, उसमें बताया गया है कि यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। और ये भी है कि जो मतलब अब एजुकेशन का कुछ मैटर है तो फंस गया तो किसकी बात मानी जाएगी, तो यूनियन की बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पे बात मानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 5 कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल कौन है, इसमें से काठमांडू है, पठान है, जनकपुर या विराटपुर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। वो काफी आसान सवाल। काठमांडू क्या है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल का कैपिटल है। तो पड़ोसी देशों के बारे में अक्सर जनरल अवेयरनेस में सवाल पूछा जा सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में क्या चल रहा है और इनके जो मुख्य कुछ जो प्रमुख बातें हैं, कैपिटल हो गया, करेंसी हो गई, और इनके जो प्रेजेंट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे सवाल बनने के चांसेस है। तो यहाँ से आप सवाल निकाल सकते हो 1 नंबर का, अगर आपने भारत के पड़ोसी देशों को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि कवरत्ती इज कैपिटल ऑफ। कवारती किसका कैपिटल है, लक्षद्वीप का है, पौंडीचेरी का है, दादरा एंड नगर हवेली का, या नन ऑफ दीज में इनमें किसी का नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी कि एक आइलैंड ग्रुप है जो कि भारत के अरबियन सागर में स्थित है, ठीक है। इस तरफ लक्षद्वीप है, इस तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो जो लक्षद्वीप है उसका कैपिटल कौन सा, उसका कैपिटल है कवरत्ती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात हुई तो आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताएं कि अंडमान निकोबार को बांटने वाला जो चैनल है उसका नाम क्या है। 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, क्या है, 8 डिग्री है, क्या है, जो अंडमान निकोबार को बांटता है वो कौन सा लाइन है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। आप जैसे मैं प्रश्न पूछूंगा आप उसको पढ़ोगे, उसके बारे में और बातें जो करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो भी आप प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसको आप सीरियसली लें और उसको पढ़ के जो उसका उत्तर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हो कवरत्ती आइलैंड्स लक्षद्वीप में। तो मौका मिले तो कभी मेनलैंड इंडिया से बाहर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन देशों के भी इन जो प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी भी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन के साथ कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु। इनमें से किन्हें देश बंधु की उपाधि मिली हुई है। ऑप्शन नंबर ए है चित्तरंजन दास, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है जवाहरलाल नेहरू, या डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। इन्हें क्या उपाधि दी गई, उन्हें उपाधि दी गई है देश बंधु की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था 1922 में, उसको इन्होंने बेसिकली लीड किया था। और जो बंगाल में जो ब्रिटिश मेट क्लॉज होता है, इसका इन्होंने बहिष्कार करने की बात कही थी। बाद में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया तो 1923 में एक स्वराज पार्टी बनी जिसका काम था कि इलेक्शन लड़ना और पॉलिटिक्स में शामिल होना। तो इनमें जो जो दो प्रमुख नाम थे, एक तो थे मोतीलाल नेहरू का और एक था चित्तरंजन दास का, ठीक है। स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1923 में बनी थी, जिनमें इनका एक अहम योगदान रहा था, ठीक है। और बहुत ही बड़े गांधीवादी नेता थे ये। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 8 कहता है कि विच फीमेल एथलीट इज निकनेम्ड एज धिंग एक्सप्रेस आफ्टर हर विलेज नेम। इनमें से किसे धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि इनके गांव का नाम है धिंग। ऑप्शन है हिमा दास, बी मैरी कॉम, सी एम.आर. पुविरामान, या डी सरिता गायकवाड़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हिमा दास। हिमा दास एक बहुत ही फेमस एथलीट, और ये पहली एथलीट है जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में गोल्ड जीता है भारत के लिए। एथलीट मींस जो ट्रैक इवेंट्स में, ठीक है। ट्रैक इवेंट्स याद रखिएगा, जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं, जो दौड़ भाग का जो खेल होता है ट्रैक इवेंट्स में, उसमें गोल्ड जीता था इन्होंने 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो इंपॉर्टेंट नाम है हिमा दास, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 9 पे आते हैं। कहता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है, हैग में है, न्यूयॉर्क में है, या लियोन फ्रांस में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा स्विट्जरलैंड।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आप देखो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और WHO जो है वो UNO का पार्ट है, मतलब UNO का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके डायरेक्टर का जनरल का नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ये 2017 से ये यही डायरेक्टर हैं और कोविड काल में ये काफ़ी चर्चित रहे थे। सवाल संख्या 10 जान लेते हैं क्या है। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? M.A. यानकर थे, B. गणेश मालवंकर थे, D. C. सरदार हुकुम सिंह थे या D. नीलम संजीवा रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर बी गणेश मालवंकर इसका सही उत्तर है। 27 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था वडोदरा में। और फ्रीडम मूवमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल रहा था। गुजरात में फ्रीडम मूवमेंट को कैरी आउट करने में इनका अच्छा रोल रहा था। कई बार जेल भी गए ये। और जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बना था 26 नवंबर 1949 को, उसके ये स्पीकर थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 27 फरवरी 1956 को। तो गणेश वासुदेव मालवणकर इनका पूरा नाम था। जीवी मालवणकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 11 कहता है कि हु रोट द नोवेल ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया नोवेल के लेखक कौन है? ए सलमान रुश्दी, बी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, सी जोनाथन स्विफ्ट या डी डैनियल डिफोय। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। तो पैसेज टू इंडिया जो 1924 में लिखी गई थी उसके ये ऑथर थे। तो ये उस वक्त जो ब्रिटिश राज था भारत में उस पर लिखी हुई इनकी नॉवेल थी। अंग्रेजी के लेखक थे इंग्लैंड के और एसेस्ट लिबरिस्ट एंड लिबरिस्ट। लिबरिस्ट मतलब जो लिबरल विचारधारा के होते हैं। ठीक है, तो पैसेज टू इंडिया इंपॉर्टेंट नॉवेल है। और जो भी इस तरह के नॉवेल हैं और जो हाल फिलहाल के जो नॉवेल्स हैं वो करंट अफेयर के फॉर्म में आ जाते हैं, जो अभी लिखे हुए हैं या जिन्हें बुकर प्राइज़ वगैरह मिला है उसके लेखक के नाम पूछे जा सकते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक होता है वो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखोगे कि अगर आपने ये सेक्शन कवर कर लिया तो आपके 1 मार्क्स हो जाएंगे पक्के, एक कदम बढ़ जाओगे आप अग्निवीर वायु के तरफ। ठीक है, तो बुक्स एंड नॉवल मैं काफ़ी जोर देके बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से कवर करके जाना है, प्रेजेंट करंट अफेयर्स का भी और जो मॉडर्न डेज या पहले की भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हुई हैं हमारे राइटर्स की, सरजी सरूर हो गए, विक्रम सेठ हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, इनकी किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो भारत पर लिखी हुई विदेशों की किताबें हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, 12वां सवाल कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन टू कंकर माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ए सूरजलता देवी, बी ज्योति रंधावा, सी संतोष यादव, डी बैडमिंटन मतलब यहाँ पे किन्हीं का नाम था बट बैडमिंटन यहाँ पे लिखा गया गलती से। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसी 3 में से है, सूरजलता देवी, ज्योति रंधावा, संतोष यादव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संतोष यादव। ठीक है, यही संतोष यादव है और ये पहली महिला है जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट को है वो 2 बार क्लाइम किया था। एक बार 1992 में किया था, दूसरी बार 1993 में। मतलब 1 साल के अंदर ही बेसिकली कहें तो इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और इनका नाम काफ़ी चर्चित रहा है कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने साथियों को भी बचाने का काम किया था। इनके जो साथी थे मोहन सिंह, एक बहुत ही फेमस असिस्टेंट है मोहन सिंह, इनके साथी थे जिन्होंने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके मोहन सिंह की जान बचाई थी। और इनका नाम इन्हीं के लिए जाना जाता है कि वो सिर्फ अपने क्लाइंबिंग को ध्यान नहीं देती, अपने जो साथी क्लाइंबर्स हैं उनका भी ये विशेष ध्यान रखने के लिए इनका नाम चर्चा में रहा जाता है। तो ये हरियाणा से थी और उस वक्त का जो उनके समय का हरियाणा का समाज था उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा इनको इस मुकाम तक पहुंचने में। ठीक है, तो संतोष यादव नाम याद रखें, 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली महिला। पहली बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल में बढ़ते हैं। सवाल संख्या 13 कहता है कि डिफिशियंसी ऑफ विच फॉलोइंग विटामिन कॉजेज पेरिनीशियस एनीमिया। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन B6। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12। इसी कमी से क्या हो जाता है? पेरिनीशियस एनीमिया हो जाता है। डिफिशियंसी डिजीज उनके कारण होने वाली बीमारियां होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसे एक बार पढ़ लेंगे, 5, 6, 10 विटामिन के नाम याद करने हैं, उनसे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज के नाम याद करने हैं। तो आशा करता हूँ ये आप कर ही लेंगे इजीली। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 14 पे आता है। ये कहता है कि धुआंधर फॉल्स आर लोकेटेड ऑन डैश रिवर। धुआंधर फॉल्स कौन से रिवर पर लोकेटेड है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या गंडक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर पर स्थित है ये धुआंधार फॉल्स। तो अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये देख लो ये फॉल्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी खूबसूरत से फॉल्स हैं भारत में कई जगह। तो इसमें कुछ के नाम याद करना आपको कुछ के नाम आपको याद रहना ज़रूरी है, जैसे कि
फेमस जो होंगे, जो सबसे ऊंचा फॉल कौन सा हो गया, ठीक है। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 15 पे आते हैं। कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स फॉर द बैटल ऑफ तराई विद मोहम्मद गौरी, इनमें से किसने जो है बैटल ऑफ तराई लड़ा था मोहम्मद गौरी के खिलाफ। ऑप्शन क्या क्या है, मुलाड़ास, कीर्तिपाला, पृथ्वीराज चौहान या डी धर्म वारसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की जो पुस्तक है वो कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र बड़दाई के द्वारा लिखी गई, चंद्र बड़दाई के द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये भी सवाल बनने के चांसेस है। तराई की बैटल की बात करते हैं, 1891 में पहला ये बैटल हुआ था, 1192 में दूसरा बैटल हुआ था। पहला बैटल में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और दूसरे बैटल में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और इसी के साथ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम शासक जो है भारत में इस्टेब्लिश हो गया। और गौरी के बाद जो ममुलक वंश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया था, वो स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद कई सारे सल्तनत आए, फिर मुगल साम्राज्य आया, और फिर ब्रिटिश राज आ गया, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरल अवेयरनेस के थे, जो कि आने के आपके एग्जाम में चांसेस हैं, और इस तरह के अड़े क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो 3 वीडियोस इस सीरीज आ चुकी हैं, कुल मिला के 45 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको तो पढ़ने ही है अच्छे से। साथ ही साथ जी एक महासागर है, तो आप जितना पढ़ लो उतना कम है, बट आप ये 45 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो आप एक अच्छा स्कोर जरूर कर लीजिएगा। और बट आपको पूरा स्कोर करना है जीए में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको शुरू से कॉन्शियस रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स को लेके, आसपास में घटी हुई घटनाओं को लेके, और जो हमारा देश का बेसिक इतिहास रहा है, बेसिक भूगोल रहा है, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें रही हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। और ये रेगुलर स्टडी की बात है, ये आप एक दिन में एक रात में तो कर नहीं पाओगे, आपको जनरल स्टडीज रोज पढ़ना पड़ेगा, एक शेड्यूल बना के पढ़ना पड़ेगा। और जो करंट अफेयर है ना, वो जो बात है आपको रोज उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बार आप करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको चीज़ें याद करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और आप परेशान हो जाओगे कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है। तो बेस्ट वे ये होता है कि जो चीज़ें हैं करंट अफेयर या जीए का चीज़ें, आपको थोड़ा समय देके इसको आप रोज़ पढ़ो। तो ऐसा तो होता ही है कि कुछ चीज़ होती हैं जो हम सबको, मतलब हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे कि सपोज करो किसी का हिस्ट्री होता है, तो वो उस चीज़ में मास्टरी कर सकता है कि हिस्ट्री का सवाल तो नहीं छूटेंगे, तो हिस्ट्री का सवाल आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो वैसे इसी तरह से 1-2 नंबर पर पक्के कर लिया। अब उसके बाद करंट अफेयर क्या हुआ, करंट अफेयर आप रोज पढ़ लोगे तो बहुत चांसेस है कि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज क्विज लगाते हो, रोज इसको और रोज मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ से आपको कई चीज़ें याद होती रहेगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी आप जरूर दे सकते हैं, अग्निवीर की मॉक टेस्ट जो है सबसे पहले आई हुई सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे, तो उस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर दें। और अनलिमिटेड मॉक है, आप जितने चाहे उतने दे सकते हैं। तो खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, और अग्निवीर वायु को देश की सेवा जो करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है अग्निवीर के फॉर्म में, इसे मिस ना करें, और इस पर पूरा अपना फोकस डाल के इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यही आशा करता हूँ, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तक पहुँचाइएगा। एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।